Dear students, अपन एडवांस अकाउंटिंग में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज के चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा था कि आंतरिक पुनर्निर्माण के अपने 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से अंश पूंजी में परिवर्तन आपने टॉपिक कर लिया था। आज अपन लोग करेंगे अंश पूंजी में यदि कमी की जाए तो उसको अपन किस तरह से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतर्गत करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अंतर्गत दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार एक कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है, लेकिन अंश पूंजी में कमी के लिए कंपनी को कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जिसमें अपनी सबसे पहली शर्त आती है कि कंपनी के पार्षद अंतर्नियम कंपनी को पूंजी में कटौती करने की अनुमति प्रदान करते हो। कंपनी से इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो तथा ट्रिब्यूनल द्वारा अंश पूंजी में कमी की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई हो, तभी कोई भी कंपनी अंश पूंजी में कमी को कर सकती है। जब कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी करने का विशेष प्रस्ताव पास कर देती है तो वह इसकी स्वीकृति के लिए ट्रिब्यूनल को आवेदन करती है। यदि अंश पूंजी में कमी की योजना के अंतर्गत अंशधारियों के दायित्वों में कमी नहीं होती है या आवश्यकता से अधिक पूंजी उन्हें वापस नहीं लौटाई जाती है तो ट्रिब्यूनल देनदारों की सहमति लिए बिना ही पूंजी में कमी की योजना को अनुमोदित कर देता है। लेकिन पूंजी में कमी की इस योजना से अंशधारियों के दायित्वों में कमी होती है या उन्हें पूंजी वापस लौटाई जाती है तो ट्रिब्यूनल कंपनी के प्रत्येक लेनदार को अपना पक्ष रखने का भी अवसर प्रदान करता है। इस विधि के अंतर्गत हम 3 प्रकार से अपनी कंपनी के जो अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड होता है अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके। अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके, जैसे कि इसके नाम से भी मेरे को पता चल रहा है मेथड से, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो इशू करते समय कंपनी पूरी की पूरी अमाउंट को कॉल नहीं करती है। जैसे तो आपका 10 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 8 रुपये ही अभी तक मांगे थे और 2 रुपये उसने नहीं मांगे थे, तो अब इस मेथड के अंतर्गत कंपनी ऐसा करती है कि जो 2 रुपये उसको फ्यूचर में मांगे थे उसको वो कैंसिल कर देती है। जब वो 2 रुपये को कैंसिल कर देती है तो जो आपका शेयर की वैल्यू है वो नहीं हो जाती है 8 रुपये, और यहाँ पे अपन जो एंट्री करते हैं उस एंट्री को करने के लिए अब अपन नए शेयर की वैल्यू 8 रुपये ही मानेंगे और आपकी जो एंट्री होगी वो ओल्ड डेनोमिनेशन का मतलब होता है जो हमारा शेयर्स होता है उसकी पुरानी वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए हमने 10,000 शेयर इशू कर रखे थे। शेयर की जो वैल्यू थी हमारी थी 10 रुपये। शेयर की वैल्यू थी हमारी 10 रुपये। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो शेयर्स की वैल्यू थी 10 रुपये और हमने उनसे अभी तक 8 रुपये कॉल कर रखा था, तो ओल्ड डेफिनेशन में तो आप लिखेंगे ₹10 और आपका कितना आपने कॉल तो इतना ही कर रखा था, तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे 80,000 और न्यू में लिख देंगे अपन। अब ये रेट ही हो जाएगी 8 रुपये की शेयर्स तो वो ही रहेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 80,000 रुपये। इस विधि के अंतर्गत हम अपने जो शेयर्स होते हैं उन शेयर्स में अपन कोई भी राशि को फ्यूचर में जो अपनी अनपेड अमाउंट थी उसको कोई भी फ्यूचर में अपन कॉल नहीं करेंगे। सेकंड जो हमारा मेथड होता है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाकर। आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाकर, इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अंशों के अंकित मूल्य होते हैं उसमें परिवर्तन भी कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम अंशों के अंकित मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जब आप अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करेंगे तो आपकी जो एंट्री होगी उसमें आपने जितनी भी अमाउंट उनको लौटा रहे हो वो अपन उसको शेयर होल्डर्स भी इसी के साथ में चलेंगे। अपन इसी एंट्री में मैं समझा देती हूँ आपको। आप लिखेंगे ओल्ड डेफिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेफिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर
होल्डर्स अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। यहाँ पे अपन लिखेंगे पुरानी पूंजी से, पुरानी प्रदत्त पूंजी, मतलब आपकी जो ओल्ड शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा नई पूंजी की राशि से, नई पूंजी की राशि से, और इक्विटी यहाँ पे जो अपन राशि लौटा रहे हैं, लौटाई गई राशि से, लौटाई गई राशि से वो यहाँ पर आ जाएगा आपका। और नेक्स्ट में जब अपन इसको पेमेंट करेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये अपन एंट्री तब करेंगे जब अपन अंशों के अंकित मूल्य में कोई भी परिवर्तन कर देते हैं। जब हम अंशों के अंकित मूल्य में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो उस स्थिति में हमें दो एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहली जो अपन एंट्री करेंगे वो करेंगे ओल्ड डेनोमिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेनोमिनेशन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। जैसे मान लीजिए आपका 10 रुपये का शेयर था और आप 10 रुपये की शेयर में से 8 रुपये का नया शेयर रखना चाहते हो तो अपन 2 रुपये क्या करेंगे, हितधारकों को वापस लौटा देंगे। तो यहाँ पे तो आ जाएगा ₹10, यहाँ पे आ जाएगा ₹8 और 2 रुपये लेटर आप रिटर्न कर रहे हो तो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में 2 रुपये आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप जो 2 रुपये पेमेंट वापस कर रहे हैं वो आ जाएंगे। अब इस अमाउंट को अपने को जितने भी हमारे शेयर्स हो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 10,000 शेयर्स इशू कर रखे थे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये, और लौटाएंगे अपन 20,000 रुपये। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक में भी अपन लिख देंगे 20,000। अब आता है कि जब अंशों के अंकित मूल्य में हम परिवर्तन नहीं करें, जब हम अंशों के अंकित मूल्य में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको एंट्री तो 2 ही करनी पड़ेगी, लेकिन आप लिखेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स। पहले ये लिख देनी चाहिए हमें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और नेक्स्ट लिखेंगे अपन शेयर होल्डर्स को, फिर अपन वापस करेंगे अमाउंट तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे पूरी राशि आएगी जितनी अपन रिटर्न कर रहे हैं। अब पहले वाला यदि अपन एग्जांपल देखें तो हम 2 रुपये के हिसाब से रिटर्न कर रहे थे, 10,000 हमारे शेयर्स थे तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000 रुपये, और फिर आगे भी 20,000 रुपये। हमने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है। यदि आपने शेयर कैपिटल को डेबिट किया है तो जब अपन बैलेंस शीट में एंट्री करेंगे तो बैलेंस शीट में एंट्री करते समय जितना अमाउंट अपन ने रिटर्न किया है वो उतना माइनस हो जाएगा। तीसरा मेथड होता है हमारा प्रत्येक अंश पूंजी में कटौती करके। ये सबसे अपना महत्वपूर्ण मेथड होता है और हम आगे अपन जितनी भी प्रॉब्लम्स करेंगे वो उसी मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे, प्रत्येक अंश पूंजी में कटौती करके। जब एक कंपनी विभिन्न कारणों से निरंतर हानि की स्थिति में चल रही होती है तो उसकी स्थिति विवरण में संचित हानियां विद्यमान होती हैं। स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में लाभानी विवरण के ऋणात्मक शेष को अधिकारियों के कोष शीर्षक के उप शीर्षक रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत ऋणात्मक मद के रूप में हम दिखाते हैं। एवं संपत्ति पक्ष में प्रारंभिक व्यय, हमारे अंशों व ऋण पत्रों के निगम बट्टा, जितनी भी हमारी ऐसे अस्थगित व्यय आदि होते हैं उनको गैर चालू संपत्तियां शीर्षक के उप शीर्षक अन्य गैर चालू संपत्तियों के अंतर्गत दिखाया जाता है। और ऐसी स्थिति में हमारी जो गुडविल की वैल्यू होती है वो बिल्कुल भी नील होती है। तो यहाँ पे एक अपन नया अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और हमारी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के माध्यम से की जाती है।
अब इसके अंतर्गत हमारे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, वो कुछ ना कुछ कंपनी को सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करने के लिए जितनी भी उनकी अमाउंट होती है वो सभी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब जो भी वो अमाउंट सेक्रीफाइस करेंगे उसको पूरी की पूरी को अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और जितना भी अमाउंट वो उसमें करेंगे उसको अपन दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें बहुत सारी आपकी कई एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री की जाती है जब पूर्वाधिकार अंशों व इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य कम कर दिया जाए। जब हम पूर्वाधिकार अंशों का व इक्विटी अंशों का मूल्य कम करते हैं तो आपकी होती है एंट्री ओल्ड डेमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to new denomination share capital account to capital reduction account. फर्स्ट एंट्री होती है ओल्ड डेमिनेशन, मतलब जो हमारा अंश था उसका मूल्य शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डेमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब आपका कोई भी जो शेयर होता है उसमें आप इक्विटी शेयर होगा तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे, प्रेफरेंस होगा तो अपन लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए आपका शेयर उसका 100 रुपये मूल्य था, अंशधारी 20 रुपये की राशि जो है वो त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं, और आपने इशू कर रखी थी 1000 शेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड डेमिनेशन में तो ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये इक्विटी थे मेरे तो अपन लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रेफरेंस होते तो अपन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिख देते। आपका 100 शेयर्स थे, प्रत्येक का मूल्य कितना था 1। अब वो 20 रुपये त्याग करने के लिए सहमत होते हैं तो 20 इंटू 1000, और शेयर का मूल्य कितना रह जाएगा अपना 80 इंटू 1000। क्योंकि अपन जब भी एंट्री करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब पूर्वाधिकार अंशों व इक्विटी अंशों के अंकित मूल्य में तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन उनका प्रत्यक्ष मूल्य घटा दिया जाता है। तो उनका जब मूल्य ही घटाया जाता है तो आपकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितना मूल्य वो घटा रहे हैं उससे अपन ये एंट्री करेंगे। हमारे जितने भी रिजर्व्स होते हैं उन सभी रिजर्व्स को अपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे ट्रांसफर कर देंगे। आपका जो रिजर्व्स थे उनका बैलेंस अभी तक आपने क्रेडिट कर रखा था, हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो जो चीज़ क्रेडिट होगी उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो जितने भी रिजर्व्स हैं उनको डेबिट कर दीजिए टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसी के साथ जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स होते हैं या हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, यदि वो भी कुछ अपनी राशि त्याग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपका क्रेडिटर था उसको आपको 10,000 रुपये देने थे, वो ये कहता है कि मैं 8,000 रुपये आपसे ले लूँगा, तो इसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ऐसा हम इसलिए करेंगे, क्रेडिटर्स को हम डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि क्रेडिटर्स का बैलेंस हमेशा हमारा क्रेडिट चल रहा होता है। आपको उनकी कोई भी अमाउंट कम करनी है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, जिससे अमाउंट उसकी कम हो जाएगी। तो क्रेडिटर्स या डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और यदि हम अपनी संपत्तियों के मूल्य में भी कोई भी कमी करते हैं या संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि की जाती है, यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि की जाती है तो जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी उनको डेबिट करके टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करेंगे। और यदि आप संपत्तियों के मूल्य में कमी करते हैं तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट। आपको क्वेश्चन में ये क्लियर बता रखा होगा कि किन किन संपत्तियों के मूल्य में कमी करनी है या दायित्वों के मूल्य में कमी करनी है, दायित्वों के मूल्य को
बढ़ाना। और जब हमारा कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होता है उसको अपन लास्ट में कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये तो अपनी थी इसकी जनरल एंट्रीज। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये एंट्रीज और क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।